नमस्कार। सबसे पहले जनसुलभ पुस्तकालय के इस उद्यम और इस मंच के लिए अर्पण जी और उनके साथियों को बहुत धन्यवाद। पिछले दिनों साहित्य संस्कृति से जुड़े व्यक्ति और उनकी कृतियों पे बातचीत का, उनका मूल्यांकन का, आपसी बहस का यह मंच, इस मंच का प्रयास बहुत ही सराहनीय रहा है। इसी कड़ी में आज बांग्ला के कवि और पिछले दिनों बांग्ला के कवि जिनका पिछले 21 अप्रैल को निधन हुआ, उनकी स्मृति में कई कड़ियों में उनको श्रद्धांजलि देने के लिए इस मंच ने आयोजन किया है। उसी की एक कड़ी में मुझे बोलने का मौका मिला। इसके लिए विशेषकर अर्पण जी को बहुत धन्यवाद। साथ ही धन्यवाद अपने मित्र फिल्मकार, चित्रकार और कवि राजुला शाह की, क्योंकि एक तरह से उनके कहने पे ही मुझे बोलने की को मैं प्रेरित हुआ, क्योंकि उनका कहना था कि अपने प्रिय कवि के बारे में बोलना हमारा धर्म है। शंखु घोष मेरे प्रिय कवि, श्रद्धेय व्यक्ति और एक बहुत बड़े हिमालय की तरह खड़ा कोई भरोसा थे हम सब लोगों के लिए। अर्पण जी ने जब मुझे विषय तय करने के लिए कहा, तो मुझे यही लगा कि उनकी कविताओं पे थोड़ी बहुत चर्चा हो चुकी थी इस मंच पे। हिंदी में थोड़ी बहुत कविताओं की चर्चा जरूर हुई है, लेकिन मैं शंखु घोष के एक उस रूप पर बात करना चाहता था कि एक कवि का स्वर या उसकी आवाज़ या उसका होना एक ऐसी स्थिति तक कैसे पहुंचता है कि उसकी जब वो बोलता है तो उसकी आवाज़ सुनी जाती है। जब एक ऐसे दौर में जब बोलने का खोखलापन, सुनने की शून्यता हर क्षण हर जगह विराज है, ऐसे में कोई व्यक्ति कैसे वो ऊंचाई पा, पूरा समाज उसकी ओर ताकता रहता है। तो शंखु घोष की ये जो यात्रा है, शंखु घोष बांग्ला समाज के अभिभावक हैं और उनका यह अभिभावक होना, बांग्ला समाज का विवेक होना, यह किस यात्रा से, किस प्रक्रिया से, कौन सी यात्रा से यहाँ पहुँचा जाता है, उनको समझना एक तरह से अपना आत्मावलोकन भी करना कि
पहले का जो थोथापन और हमारा जो बहरापन, इन दोनों से कैसे हम कैसे उसका सामना करें, कैसे उसके साथ रिश्ता बनाएं, कैसे उसको देखें, कैसे उसको समझें। और ये देखना समझना हम आज शायद शंखु घोष के ज़रिए भी कर सकते हैं। ऐसा इसी भरोसे से ये मैं कुछ बातचीत भी करना चाहता हूँ। शंखु घोष से सबसे पहले जो हमारा परिचय हुआ था एकदम किशोर काल में, उनकी कविता की दो पंक्तियों से। वो हम कुछ बंगाली अपने दोस्तों के साथ चाय की दुकान पे बैठते थे, बहुत सारी बातें होती थी। तो तब बंगाली जो मित्र हुआ करते थे वो अक्सर शंखु घोष की कविताओं को ऐसे उनको ज़बानी याद हुआ करती थी तो वो सुनाया करते थे। जैसे वो सुनने के बाद अगर कोई पाठक हो या श्रोता हो तो वो बदल जाता है। वो दो पंक्तियां मैं आपको सुनाऊंगा। ये शंखु घोष के बारे में जो ये कहा जाता है ना कि वो बंगाल के एक नागरिक समाज के एक विवेक थे। दूसरी तरफ ये भी लगता है कि उनकी जो असहायता और विपन्नता को समझना, उसको देखने उसको महसूस करने से वो उनका जो मैं है वो सब हो जाते हैं। दो पंक्तियाँ, दो कविताओं की दो छोटी छोटी पंक्तियाँ बिना अनुवाद के मैं पहले सुना रहा हूँ। जो एक जिस सुनता हूँ पढ़ता हूँ तो लगता है कि थोड़ा सा कुछ बदल गया है जो मैं दो क्षण पहले हुआ करता था। এত যদি বিউহ চক্র তীর তীরন্দাজ তবে কেন শরীর দিয়েছ শুধু বর্মখানি ভুলে গেছো দিতে। अगर इसका अनुवाद न भी किया जाए तो हमारे एतो यदि व्यूह चक्र, एतो इतना ही यदि व्यूह चक्र है, तीर तीरंदाज हैं, फिर क्यों शरीर ही सिर्फ दिया तुमने, कवच देना भूल गए। कभी कभी तो ये इसका पाठ मैं एक प्रार्थना के तौर पे भी करता हूँ। ये एक प्रार्थना है। एक दूसरी जिस असहायता और विपन्नता का जिक्र अभी हम कर रहे थे, एक और एक अंश है उनकी कविता का। आर कत छोटो हबो ईश्वर ভিড়ের মধ্যে দাঁড়ালে আমি কি নিত্য আমারও সমান সদরে বাজারে আড়ালে। আর কত ছোট হব ঈশ্বর ভিড়ের মধ্যে দাঁড়ালে, দাঁড়ালে মানে खड़े होने पे, আমি কি নিত্য আমারও সমান সদরে বাজারে আড়ালে। तो बाद में फिर अपने मित्रवत गुरुजन अशोक सक्सेरिया से जब मेरा परिचय हुआ, फिर शंखु घोष
इसका अनुवाद भी हमने किया है, जिसका जिक्र अभी आगे आएगा भी। और एक और उनसे जुड़ना तब हुआ जब नंदीग्राम के वक्त बंगाल में एक बहुत बड़ा नागरिक समाज का आंदोलन, तब उसे यहाँ सुशील समाज का एक सुशील समाज शब्द बंधन से काफ़ी वो प्रचलित था, सुशील समाज। तो शंखु घोष का फिर वही जिक्र, उस अर्थ में ही हम उस संदर्भ में ही जिक्र फिर कर रहे हैं कि इमरजेंसी के समय शंखु घोष की भूमिका के बारे में अशोक जी से पता चला, बाद में बहुत पढ़ने को मिला उनकी। फिर बाद में बाबरी मस्जिद के विध्वंस के वक्त भी वो काफ़ी सक्रिय रूप से उन्होंने एक कविता उत्सव का आयोजन किया, तब बुद्धदेव भट्टाचार्य और सुनील गंगोपाध्याय के साथ मिलके, जो सांप्रदायिक सौहार्द के लिए वो कविता उत्सव था, और उसमें वो काफ़ी सक्रिय थे। में जब वामपंथी शासन का अवसान हुआ, उसके बाद फिर कामदुनी एक गांव है बंगाल के उत्तर 24 परगना जिला का, वहाँ एक बलात्कार की घटना हुई थी और वो एक काफ़ी बड़ा मुद्दा हुआ था यहाँ। उसमें शंखु घोष ने प्रतिवाद में बहुत ही मुखर प्रतिवाद किया, बल्कि उनके आह्वान पे 1 लाख लोगों का जुलूस निकला था कलकत्ते में। तो और उस सब में हम उनके काफ़ी साथ साथ रहे। तो ये भरोसा भी था, जिस भरोसे की बात हम कर रहे थे कि उनके जाने से जो सबसे पहला ख्याल मन में आया कि हमारा एक बहुत बड़ा भरोसा उड़ गया, भरोसा चला गया। ये भरोसा उन्होंने जो बनाया, वो एक बहुत ही मात्रा बोध के साथ, मात्रा बोध बोलने का और चुप रहने का, कितना बोलना है और कितना चुप रहना है, और ये निश्चल रूप से, पारदर्शी रूप से उनकी चुप्पी, उनकी नीरवता निश्चल और पारदर्शी हुआ थी। तो प्रतिवाद का उनका जो, इसलिए कभी कभी ये लगता है कि एक गहरी ईमानदारी और निश्चलता, और ये जो जिस मात्रा बोध का अभी जिक्र हम कर रहे थे कि कितना कहना है, कितना नहीं कहना है, कितना निशब्द रहना है, कितना शब्दों के साथ बोलना है, कितना शब्दों के बिना बोलना है, यह ज्ञान या यह अगर सीखना हो तो शंखु घोष को देखने से अच्छा और कोई दूसरी जगह हो नहीं सकती।
अक्सर हमारे अनुभव में ये भी है, अक्सर हमारे अनुभव में यह भी है कि, और ऐसा करते हुए, प्रतिवाद और इस ये करते हुए वो किसी दल के नहीं हुए, दल के दलदल में नहीं फंसे। आम तौर पे हमारे अनुभव में ये दिखाई पड़ता है, हम किसी दल या जिस सत्ता का विरोध करते हैं, कहीं ना कहीं एक दूसरे दल के दलदल में फंसते हैं, या हम उसी जिस प्रतिष्ठान का विरोध करते होते हैं, हम कहीं ना कहीं वही हो जाते हैं। शंखो घोष इससे भी बचे रहे, और वो अनायास नहीं था, वह काफ़ी प्रयत्न से, प्रति मुहूर्त का उनका संघर्ष था। आज हम उसी संघर्ष को थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करेंगे। और अभी एक पारदर्शिता की बात जो हो रही थी, तो उसमें उनके एक कविता संग्रह का पहले जिक्र कर लें। उनकी कविताओं का एक संग्रह है कविता मुहूर्त। ये अपने आप में एक असाधारण संग्रह है और अद्वितीय भी। बांग्ला में भी हमने ऐसा कोई संग्रह नहीं देखा, और हिंदी और दूसरी भाषाओं के बारे में मुझे मालूम नहीं। वह एक ऐसा संग्रह है जिसमें कविता है, और फिर उस कविता के कवि तक पहुंचने की क्या प्रक्रिया रही है, या वह कविता कवि तक किस तरह से पहुंची, उसका एक बयान है। आपको आपके भीतर की भी बहुत सारी चीज़ों को वो खोलता है, बहुत सारे दरवाजे खुलते हैं, और बहुत सी खिड़कियों से बहुत। तो उसकी एक कविता अभी यहाँ मैं आप लोगों को उस एक कविता का पाठ करूँगा, लेकिन पहले उसके पहले वो कविता शंखो घोष के पास कैसे पहुंची, वह जो बयान है उसका पाठ करता हूँ। फिर वो कविता का शीर्षक है कलकत्ता। पहले ये बयान। उस दिन शायद रविवार था। दोपहर के वक्त 2 नंबर बस के पहले तल्ले में बैठ मैं बालीगंज जा रहा था। भीड़ नहीं थी, सब खुश लग रहे थे। दोनों तरफ के जाने पहचाने मकानों को देखता हुआ मैं धर्मतल्ला तक पहुंच गया। अचानक ख्याल आया कि आज तो मैदान में एक बड़ी सभा होने वाली है। बस के सीधे रास्ते से जाने का कोई भरोसा नहीं। एस्प्लेनेड मोड़ तक पहुंचते पहुंचते जमघट नज़र आने लगा था। कतार दर कतार गाड़ियां अटकी हुई थी। यात्रियों के चेहरों की खुशी धीरे धीरे गायब होने लगी। किस रास्ते से निकलने पर भीड़ को टाला जा सकता है, इसे लेकर खुसुर फुसुर होने लगी। कंडक्टर के कानों में भी कुछ कुछ सलाहें पहुंची। वह बस इधर उधर देख भर रहा था। अचानक ड्राइवर ने बस को सीधे पश्चिम की ओर मोड़ दिया। यात्रियों की सहमति से वह सीधे गंगा किनारे चला गया और वहाँ से तेजी से दक्षिण की ओर मुड़ गया। थोड़ी देर बाद जब गंगा से हवा के झोंके आने लगे तो कुछ यात्री अधीर हो गए। शायद उन्हें जहाँ जाना था उससे आगे निकल आए थे। इसी बीच ड्राइवर ने बस को बाईं ओर मोड़ा और अनजाने गली मुहाने में घुस आया। वहाँ एक और जमघट था। यात्रियों का शोर धीरे धीरे तेज होने लगा।
ड्राइवर पर सुझावों की बारिश होने लगी। कोई तो यह भी बताने लगा कि उसे स्टीयरिंग कैसे घुमाना चाहिए। अचानक सबके चेहरों पर सब कुछ जानते हैं कि भाव छलकने लगे। किस रास्ते से, किस तरह से जाने से बि, बिना समय गंवाए अपनी मंजिल तक पहुंचा जा सकता है, यह जैसे सभी जानते थे, एक अकेले ड्राइवर को छोड़कर। इस तरफ क्यों घुसा दिया? अब निकलेंगे कैसे? बगल का दाहिना वाला रास्ता पकड़ना ही ठीक होता। कलकत्ते के रास्ते घाट पहचानते भी हो कुछ? खूब तो चले आए गाड़ी चलाने। कहाँ से इन लोगों को जुगाड़ लाते हैं? इस सब को सुनकर पता नहीं ड्राइवर क्या सोच रहा था, मुझे नहीं मालूम, पर लोगों के कहे पर वो एकदम उदासीन और शांत था। ऐसा ड्राइवर मैंने कभी नहीं देखा। इतने में किसी ने कहा, उसको अपना काम करने दीजिए ना। इसका नतीजा यह हुआ कि सब लोग मिलकर उस व्यक्ति को ही लताड़ने लगे। थोड़ी ही देर बाद वह गंभीर और उदासीन ड्राइवर बस समेत हम लोगों को एक जाने पहचाने रास्ते पर ले आया। बस में बैठे सभी लोग बोल उठे, अरे वाह, यहाँ पहुँच गए। हाँ, अब तो बहुत जल्दी होगा। और इस बीच पहली बार ड्राइवर ने पीछे मुड़कर देखा। उस एक बार में मैंने देखा उसका शांत सपाट चेहरा और बोलती आँखें। देर रात को घर लौटने के बाद भी उस चेहरे और उन आँखों ने पीछा नहीं छोड़ा। मुड़कर देखने के ठीक उस पल वो क्या सोच रहा था, उसके चेहरे के पीछे क्या छिपा था? यह कि उसके काम को बाकी सब जानते हैं, एक वही नहीं जानता। लोगों की इतनी तरह तरह की बातें उसे परेशान कर रही थीं। कैसे परेशान कर रही थी? हमारे कलकत्ता के रास्तों पर क्या उसे यह अक्सर सहना पड़ता है? कहाँ है उसका देश? कलकत्ता या कि बाहर किसी गांव में? मैं चटाई बिछाकर बरामदे में लेट गया। चेहरे पर हल्की रोशनी पड़ रही थी, हवा धीमे धीमे बह रही थी। मुझे पूर्व बंगाल के उस छोटे से शहर का ख्याल आया जहाँ से मैं आया था। इस बड़े शहर को शायद मैं आज भी ठीक से पहचान नहीं पाया हूँ, पर यहाँ रहने वाले बाकी सभी क्या सब कुछ जानते हैं? ड्राइवर का वो चेहरा, उसकी आँखें फिर से याद हो आईं। तभी छलांग सी लगाती कुछ पंक्तियाँ अचानक आ धमकी, मानो मैं किसी से कह रहा हूँ, बाप जान है, कलकत्ता जा देखा, सभी सब कुछ जाने, हम ही कुछ न जाने। अचानक बाप जान क्यों? होठों के कोने पर मुस्कुराहट उभर आई। थोड़ा इंतज़ार, फिर कुछ शब्द घुमड़े और थोड़ी ही देर में एक कविता पूरी हो गई। और कविता है ये, कलकत्ता। बाप जान है, कलकत्ता जा देखा, सभी सब कुछ जाने, हम ही कुछ न जाने। हमें पूछे कोई नहीं, कलकत्ता की अली गली में सभी दूसरे दुष्ट भले हों, खुद तो कोई दुष्ट नहीं। कलकत्ता एक लाश, जिस किसी को ताकें उसी का चेहरा आदिकाल का शुष्क पोखर, काई आसपास। ओ प्यारी बेगम आमीना, हमको तू बांधे रखना, इस जन्म अब और हमें कलकत्ता नहीं जाना। अपने शंखो घोष की जिस यात्रा की हम बात कर रहे थे, वो हम शंखो घोष के बयान से ही समझेंगे। और बहुत मज़े की बात, उन्होंने प्रणवेश सेन
स्मारक स्मृति बयान वक्तव्य यहाँ दिया था, जो बाद में एक पुस्तिका के रूप में छपा और जिसे काफ़ी पढ़ा गया, काफ़ी सराहा भी गया और लगभग भाषा, संप्रेषण, निगाह और आत्मावलोकन पर जो बातें उन्होंने उस लेक्चर में, उस प्रणवेश सेन स्मृति व्याख्यान में दिया, लगभग वही बातें अपने दूसरे लेखों, प्रबंधों में भी उन्होंने कई कई तरह से इन बातों को कहा है। और सबसे मज़े की बात है कि वो जैसे इस यात्रा में या एक देखने में, दुनिया को देखने में, जानने में, खुद को जानने में जिस यात्रा पर वो निकले हैं, वो साथ साथ हमें भी लिए चलते हैं और उस प्रवाह के साथ जिसमें रविंद्रनाथ हैं, जिसमें समर सेन हैं, जिसमें कमल कुमार मजूमदार, अपने वो जो पूरी धारा चली आ रही है उनके संदर्भों से उनको साथ लाते लाते और हमें साथ रखते रखते वो इस यात्रा में निकलते हैं। तो अभी मैं उनके उस व्याख्यान के एक बड़े हिस्से और अलग अलग हिस्सों का पाठ करूंगा, जिसमें बहुत से किस्से भी हैं और वो शंखो घोष के होने की यात्रा को मुझे लगता है एक सही दृष्टि प्रदान करेगी। अपने किशोर और युवा दिनों में जिन मास्टर साहबों से हमने पढ़ा है, उनमें से कई तो चिर स्मरणीय होने लायक लगते हैं। उनमें विशेषकर एक जने की बात प्रायः हर दिन ही याद आती है। उनका नाम गोपीनाथ भट्टाचार्य। वे प्रेसिडेंसी कॉलेज में दर्शन शास्त्र के अध्यापक थे। उनकी चाल ढाल, बातचीत में स्थायी एकाग्र चित्तता का भाव था। शांत कदमों से क्लास में आते, हाजिरी लेने के बाद रजिस्टर बंद कर देते, चौक से टेबल पर हल्के से कुछ लिखते, फिर मिटा देते। उसके बाद हम लोगों की ओर देखते और पढ़ाना शुरू करते। हम समझ जाते बीच के उस निशब्द समय में वे अपने को आत्मस्थ कर रहे होते हैं, क्लास से विशेष रूप से अभिमुख होने के लिए। कैसा था उनके पढ़ाने का तरीका? बहुत शांत और धीमे स्वर में बोलते। उनके बोलने में कहीं वाग्मिता नहीं झलकती थी, लेकिन बोलते बोलते एक दिन अचानक थम गए। जो लड़के लड़कियां कापियों में नोट ले रहे थे और सिर उठाकर अवाक ताके जा रहे थे, उनको अंतर्भेदी दृष्टि से देखते, आंख से आंख मिलाते हुए मुस्कुराकर उन्होंने कहा था, तो मैं बात किसके साथ करूं? अगर तुम लोगों की निगाहें कापियों पर रहेंगी तो समझाऊंगा किसे? कैसे समझूंगा कि ये बातें कहीं पहुंच भी रही हैं? विषय को तो मैं तुम लोगों को समझाना ही चाहता हूं। अगर समझ लो तो फिर सिर झुका नोट लेने की ज़रूरत ही क्या? उनके इस कहे को लड़के लड़कियां कितना मानते थे, ये बात अलहदा है, लेकिन वो
वे जो आँख से आँख मिलाकर बात करना चाहते, उसमें कहीं सहज सम्मिलन की व्याकुलता होती। उनका पढ़ाना क्लास की शुष्क पढ़ाई जैसा नहीं होता, वह मानो एक प्रकार के संचार का समय होता, और यह संचार वे एक तरह की मृदुता के बीच निरुत्तेज शांत स्वर के माध्यम से करना चाहते, बातचीत जैसा करके। वे इतने सिर्फ इसलिए नहीं याद आते हैं कि अपने विषय को बहुत अच्छी तरह समझा देते थे, याद इसलिए आते हैं कि उनके उस व्यक्तित्व के माध्यम से, व्यक्तित्व प्रकाश के तरीके से एक शांत दृढ़ विश्वास पनपता था। कहा जा सकता है कि उनके भीतर का विश्वास, उस विश्वास की ताकत बढ़ चढ़ मत बोलो, इतना बेहिसाब मत चलो। वहीं रविंद्रनाथ ने कहा था, सिद्धि लाभ के निकट पहुंचने पर प्रेम के सहज ज्ञान की प्राप्ति होती है, तब अपने आप मात्रा बोध की चेतना जाग उठती है। हमारे उस मास्टर साहब से ग्रहण करने योग्य सबसे बड़ी जो बात थी, वह यही मात्रा बोध था, स्वर का, बोलने का और मौन की मात्रा का। इस मात्रा बोध वाली बात के संदर्भ में जीवन से लिया हुआ नहीं, पढ़कर साहित्य से जाने हुए एक दूसरे मास्टर साहब की याद आती है। अपनी शांति, अपना सत्य और अपनी पवित्र छवि को लेकर वे मास्टर साहब अपने छात्र के जीवन में अपने निज के जीवन की प्रतिष्ठा कर पाए थे, जिन्हें न डर था निंदा का और न ही मृत्यु का, जो अपने अंतर्यामी रूप को देख सके थे, इसीलिए किसी चीज के आगे उसे भुला नहीं पाए। घोरे बाइरे रविन्द्रनाथ। उपन्यास के उसी चंद्रनाथ बाबू ने अपने स्वाभाविक स्थैर्य का संचार छात्र निखिलेश के दैनंदिन जीवन में किया था। चंद्रनाथ बाबू थे, इसीलिए मैं कल्याण भाव से उसके सच्चे रूप में, कल्याण भाव को उसके सच्चे रूप में उस तरह से देख सका था। निखिलेश ने कहा था, शांति निकेतन के भाषण की बातें जरा चुप करो, जरा स्थिर हो, मानो बार बार चंद्रनाथ बाबू की बातों और निखिलेश के आचरण में साकार होती रहती है। उपन्यास में स्वदेशी आंदोलन की उग्रता के पक्ष में संदीप जब तीव्र आवेगमय भाषा में बोलता है, तब चंद्रनाथ बाबू मंद मुस्कुराते हुए कहते हैं, तिल मिलाना चाहते हैं तो तिल मिलाएं, लेकिन इसी को वीरता या कृतित्व मानकर खुद को शाबाशी न दें। पृथ्वी पर जिस जाति ने अपने को बचाया है, उसके लोगों ने तिल मिलाने के बजाय अपना काम किया है। देश प्रेम या देश के लिए काम करने के दो अलग अलग रास्तों की प्रतिस्पर्धा के बारे में ही घोरे बाइरे उपन्यास है। यही कि तिल मिलाना और काम करना, या कि स्थिर भाव से काम करना। संदीप और निखिलेश, तात्कालिक शक्ति और अंतर्निहित शक्ति। संदीप सोचता है कि तात्कालिक शक्ति के वेग से वह शीघ्रतापूर्वक एक ऐसी स्थिति पैदा कर सकता है, ऐसा प्रभाव डाल सकता है जिससे शीघ्र नतीजा प्राप्त किया जा सकता है, और निखिलेश अंतर्निहित शक्ति के संचार से कुछ निर्माण करना चाहता है, हालांकि वह जानता है कि इसका हाथों हाथ कोई परिणाम नहीं मिलता। उसके लिए बहुत दिनों तक इंतज़ार करना पड़ता है। यह इंतज़ार करते रहना किसी को संकल्प का अभाव लग सकता है या पुरुषार्थ की कमी, जैसा निखिलेश का हालचाल देख विमला को लगा था।
यह लग सकता है कि संदेश कहीं पहुंच नहीं रहा, कहीं किसी से कोई योग नहीं बैठ रहा। हठात गुस्से में बेकाबू होकर कुछ करने के प्रति निखिलेश जो संशय महसूस करता है, उसके स्वभाव की इसी मृदुता को विमला नापसंद करना शुरू करती है। यह मृदुता ही है जो भीतर से जोर लाती है, और उसका भी कहीं असर हो सकता है, इस पर विमला की तरह हमें भी बहुत बार विश्वास करना कठिन होता है। लेकिन इस मृदुता का मतलब क्या बिना सोचे विचारे सब कुछ स्वीकार कर लेना होता है? तर्क से, युक्ति से भागना होता है? घोरे बाइरे उपन्यास में हमने निखिलेश को एकाधिक बार तर्क करते देखा है मृदुता और तेज का मेल। विमला ने पहले कभी किसी बाहरी व्यक्ति से अपने पति को तर्क करते नहीं सुना था। संदीप के साथ एक दिन उसका तर्क वितर्क सुन उसको लगा था, आज देखा मैंने उसका पति का शस्त्र चलाना। हालांकि इसकी कुछ पंक्तियों के बाद ही मेरे पति के अंतर की गहरी वेदना उनके चेहरे पर छाप छोड़ चली गई। उन्होंने मृदु स्वर में कहा, इत्यादि। विमला देख पा रही थी, और उसके साथ साथ हम भी, कि शस्त्र चालन और मृदु स्वर किस प्रकार एक दूसरे का हाथ पकड़ साथ साथ चल सकते हैं। अपने जिस मास्टर साहब की बात कह रहा था, जिनका शांत दृढ़ विश्वास हम सबके मन में आभा बिखेर देता था, उन्होंने भी अपने छात्र छात्राओं को तर्क करना ही सिखलाया था। क्लास में किसी तर्क प्रवण विषय को उठाकर वे चाहते कि समभाव से बातें हों। उनके इस व्यवहार में व्यक्तित्व की नमनीयता और तर्क व युक्ति की दृढ़ता घुली मिली होती। वे शिक्षक हैं और इस हैसियत में उनका दर्जा ऊपर है। ऐसा सोच उन्होंने कभी किसी विद्यार्थी को बीच में रोका टोका नहीं। तर्क को वे अबाध आगे बढ़ने देते, ताकि तर्क करने वाला अपनी विवेक बुद्धि के जागरण से सचमुच लक्ष्य पर पहुंच सके। इस तर्क सौंदर्य के विकास का एक और रूप हमने अबू सैयद अयूब के लेखन में या विभिन्न लोगों लावण्यमय दृढ़ता के साथ समझाना चाहते। एक सार्वजनिक बहस के संदर्भ में एक पक्ष ने जब पत्र लिख उन्हें एक पाठक का यह मत जताया कि जिनसे उनकी बहस चल रही थी, उस बहस ही में उनकी ही जीत हुई है, यानी अयूब की। पत्र के जवाब में अयूब ने एक स्मरणीय बात लिखी थी, हम लोगों के लिखे को जो लोग तर्क की हार जीत के खेल के रूप में देखते हैं, वे गलती कर रहे हैं। उनकी बातें गौर करने लायक नहीं है। उन्होंने ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि जो सही अर्थों में बहस करते हैं, वे किसी विषय के सत्य को समझना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं। सत्य की खोज ही वहाँ मूल बात होती है, और एक दूसरे के साथ बातचीत करते करते ही उस सत्य तक पहुंचा जा सकता है, पहुंचने की चेष्टा की जा सकती है। उस सत्य तक पहुंचने पर ऐसा नहीं होता कि कोई एक पक्ष जीतता है, बल्कि जीतता तो सिर्फ सत्य है, सत्य का बोध। अगर ऐसा नहीं सोचें, तब विषय की अपेक्षा विषयी यानी संबद्ध व्यक्ति बड़ा हो जाता है, सत्य की अपेक्षा बड़ा हो जाता है अहंकार। अपने मैं को रखते हुए किस प्रकार मैं पने का विलोप किया जा सकता है, इसके कुछ उदाहरण हमने देखे हैं गोपीनाथ बाबू के अध्यापन में, अयूब के सोच में, चंद्रनाथ बाबू के दीक्षा प्रदान में, निखिलेश के आचरण में। दूसरों के बीच इन लोगों ने जो स्थापना करनी चाहिए, करने की चेष्टा की, दूसरों को जो समझाना चाहा था, वह अपने मैं को नहीं, अपने मैं को नहीं, अपने अनुभूत सर्वांगीण सत्य को
मैं को रखकर अभिव्यक्ति और मैं को मेट कर की जाने वाली अभिव्यक्ति, इन दो लहजों में बोध के स्तर पर बहुत बड़ा अंतर पड़ जाता है। बहुत पहले का एक किस्सा शंकु घोष लिखते हैं। बहुत एक दूसरा हिस्सा, बहुत दिनों पहले एक डॉक्टर हमारे घर रोगी देखने आए थे। देखने सुनने के बाद जब वे नुस्खा लिखने को हुए तब उन्होंने मुझसे कहा, यह दवा देकर हम लोग 2 दिन देखेंगे, इससे अगर ठीक न हुआ तब हमें दूसरी तरह से सोचना होगा। उनकी बात सुन मैं अवाक रह गया। इलाज तो करेंगे वे, तब हम लोग देखेंगे, हमें सोचना होगा, इस तरह क्यों बोल रहे हैं? कहना तो उनको यह था, मैं देखूंगा, मुझसे अलग तरह से सोचना होगा, मुझे अलग तरह से सोचना होगा। ऐसा कहना ही तो सच होता, लेकिन साथ ही साथ यह भी सही है कि मात्र उस एक सच को झुठला करके, उस मात्र एक शब्द को बदल करके मैं को हम लोग तक पहुंचाकर डॉक्टर बाबू ने अपने रोगी के साथ साथ उसके परिजनों की भी काफ़ी शुश्रूषा कर डाली। उस क्षण आश्वस्त मन कह रहा था, वे हमारे परिवार के ही व्यक्ति हैं, अपने आदमी। वे रोगी की समस्या को केवल अपनी जीविका के रूप में नहीं देख रहे, बल्कि व्यक्तिगत रूप से देख रहे हैं। थोड़ी देर पहले मैंने जो कहा, सच को झुठला करके, लेकिन क्या वह झूठ है? यह निश्चित है कि मात्र कौशल या पद्धति के रूप में नहीं, बल्कि उस डॉक्टर बाबू ने उसे सच ही करना चाहा था। कम से कम बाद के कुछ दिन उनके आने जाने और उनकी उत्कंठा एवं रोगी के स्वास्थ्य लाभ के बाद उनके निर्मल आनंदोच्छ्वास ने उस बात को सच ही कर डाला। मात्र एक शब्द के व्यवहार की बदौलत हमारे बीच परस्पर एक धारावाहिक सख्य भाव स्थापित हो गया था। मैं को हम लोग बना देने का दूसरा विवरण सुनील गंगोपाध्याय के एक संस्मरण में पढ़ा था। कमल कुमार मजुमदार कृतिवास पत्रिका के लिए एक उपन्यास लिख रहे थे। वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था और सुनील तगादा किए जा रहे थे। ऐसे समय एक दिन वेलिंगटन स्क्वायर की मोड़ पर खड़े हो कमल कुमार ने कहा, सुनो, ये जो उपन्यास हम लोग लिख रहे हैं। बीच में टोकते हुए सुनील बोले, हम लोग क्यों बोल रहे हैं कमलदा, लिख तो आप रहे हैं। कमल कुमार बोले, आहा चुप भी करो, मैं थोड़े ही लिख रहा हूँ, ठाकुर मुझसे लिखवाए जा रहे हैं। वह मेरे बदले तुम भी हो सकते थे और फिर कोई और। हम सब लोग मिलके ही लिख रहे हैं। यह नहीं कि इस बोलने में सिर्फ एक प्रकार की विनम्रता है, इसमें एक तरह का विश्वास भी है। विश्वास यह कि मेरा जो मैं है उसका कोई ज़्यादा महत्व नहीं, वह तो एक निमित्त मात्र है। चारों ओर का अनुभव एक ही साथ अलग अलग व्यक्तियों में संचित हो रहा है, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति शायद एक या दो जने के मार्फत हो रही है। अभिव्यक्ति के इस क्षण कोई कभी जोर देकर कह ही सकता है कि यह मैं बोल रहा हूँ, यह मैं बोल रहा हूँ। ऐसा कहना गलत नहीं है, लेकिन उसी को कोई कह सकता है, हम लोग बोल रहे हैं, हम लोग सोच रहे हैं। कमल कुमार ने निहायत निजी उपन्यास लिखने के प्रसंग में बहुवचन का प्रयोग किया था। जाहिर है इसीलिए सुनील को आश्चर्य हुआ था, लेकिन ध्यान देने पर दिखता है कि ऐसा प्रयोग तो हमारे लिखने या बोलने में हमेशा ही होता है, क्या नहीं होता? अलबत्ता हम का ऐसा प्रयोग भी संभव है जिसमें मैं हो ही नहीं। मैं से बाहर अन्य सब कुछ को लेकर या प्रतिपक्ष को लेकर हम। चेकोस्लोवाकिया के कवि मिरोस्लाव होलुब की कविता की प्रशंसा करते हुए कोई अगर लिखता है कि यह कविता पाठकों को आहत करेगी, क्योंकि हमें अपने कुसंस्कारों और रूढ़ियों से कुछ ज़्यादा ही लगाव है,
अंधेरे से रोशनी की ओर अग्रसर होने का हम में कोई आग्रह नहीं। क्योंकि वह यानी बोलने वाला खुद तो कुत्सित भाषा में त्राता को गाली देना नहीं चाहता, बल्कि प्रशंसा ही करना चाहता है। या फिर समरसेन के प्रति श्रद्धा जताते हुए कोई अगर लिखे कि उनको याद करके हमें क्या फ़ायदा, हम कॉलेज या दफ्तर जाएंगे, पान चबाएंगे, इस उसकी खुशामद कर अतिरिक्त 2-4 पैसे का जुगाड़ भिड़ाएंगे, मौका हुआ तो 2-4 लफाजी भरे भाषण झाड़ देंगे, रात को हम मज़े की गहरी नींद लेंगे, समरसेन जाएं भाड़ में। तब जाहिर है इन तुच्छ हम लोगों में मैं नहीं है, क्योंकि वही मैं तो समरसेन के बारे में इस तरह से कह रहा है। लौट चलें हम फिर पहले की बातों में। मैं के हम में बदल जाने की बात पहले कह रहा था। कभी ऐसा भी हो सकता है कि हम ही मैं में पलट जाए। ध्रुव प्रसाद पक्ष में वे लोग हैं और दूसरे पक्ष में किताब के नाम में हम लोग हैं, मगर उसके पाठ में हर वक्त मैं है। ध्रुव प्रसाद ने भूमिका में स्पष्ट कर दिया था, हम लोग और वे लोग में एक तरफ का वक्ता मैं हूँ और दूसरी तरफ के वक्ता हैं वे लोग। पुस्तक के नाम में फिर हम लोग क्यों? लेखक ने सफाई दी है। अपने भीतर मैंने तथाकथित उच्च शिक्षितों के दोषों को पाया है, इसीलिए एक वचन का प्रयोग किया है, यानी मैं यहाँ हम लोगों का प्रतिनिधि। हर वक्त यह निभ सका है या नहीं, यह अलग बात है। मेरे मुंह से निकले विचार ठीक मेरे नहीं हैं, मेरे दल के हैं। यह बात वे पाठकों को ध्यान में रखने को कहते हैं, लेकिन उस दल यानी तथाकथित उच्च शिक्षित लोगों की बिरादरी से निकलकर बहुत बार निहायत व्यक्तिगत भाव से ध्रुव प्रसाद बातें करने लगते हैं। फिलहाल वह प्रसंग यहाँ विचारणीय नहीं है। सॉरी। हम लोग जहाँ हम लोग हैं, हम लोग जहाँ मैं है, ऐसे हम लोग जिसमें मैं है ही नहीं, मैं ही जहाँ हम लोग है, और हम लोग जहाँ एक घेरे में समाया हुआ गुट भर है। इस तरह के प्रयोगों की बात जब सोच रहे हैं, उसके साथ हमारे जनसंपर्क या संपर्कहीनता का एक तरह का संबंध है। ध्रुव प्रसाद हम लोग कहते वक्त जिस श्रेणी की कल्पना कर लेते हैं, वह एक तरह का विभाजन है। अलग अलग समय, अलग अलग संदर्भ में इस विभाजन को हम अलग अलग तरह के नए नए रूप दे सकते हैं। हम विद्वान, वे अविद्वान, हम शहरी, वे देहाती, हम गोरे, वे काले, हम मुसलमान, वे हिंदू, हम सीपीएम, वे कांग्रेस, और इसी तरह से और भी बहुत सारे। किसी किसी मामले में इस तरह का विभाजन करने की ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन जिस समय इस सब को जोड़कर सोचने की ज़रूरत है, तब हमसे विरोधी कोई राजनीतिक पक्ष भले वंचित हो सकता हो, लेकिन उसमें देश के तमाम साधारण लोगों को अंतर्भुक्त कर लेने की बात होनी चाहिए। यानी वक्ता को यह समझना होगा कि उसके हम का घेरा जितना संकुचित होता जाएगा, उसका देश भी उतना ही खंडित होता जाएगा। बात यह नहीं कि उनको हम कर लेना है होगा, बल्कि होना तो यह चाहिए कि वे भी हम ही हैं। इसकी ओर ध्यान न देकर हम और वे के जिस विभाजन को दूर करने की जिम्मेवारी हमारी जिम्मेवारी थी, उसे एक शब्द के प्रयोग के जरिए हम शायद और भी बढ़ाए दिए जा रहे हैं। हम कहा जा सकता है, शब्द प्रयोग अपने आप में कोई समस्या नहीं।
शब्द प्रयोग तो मानसिकता का बहिर्प्रकाश मात्र होता है। यह सही है, लेकिन यह भी सही है कि किसी की मानसिकता से जन्मा शब्द उसी मानसिकता को प्रभावित भी करता है। सीमाबद्ध और संकीर्ण दायरे में आबद्ध हम बोलते बोलते हमारा मन और अधिक एक खास दलीय हम के घेरे में घुस जाना चाहता है, हमारा आत्मविस्मृत मन। और बोलने में यह हम अगर कभी मैं हो जाए तो प्रभुता का वजन तब और अधिक भारी हो और भी ज़्यादा प्रकट हो जाता है और वह हमें दबोच लेता है। वहाँ जो मुख्य पद पर होता है वह केवल मेरा विभाग, मेरे कर्मचारी, बात पहले की गई है। वे अपने किए काम को हम लोगों का काम कहते थे और हम लोग बहुत बार सबके किए काम को मेरा काम बताने लगते हैं। व्यक्तिगत स्तर से सामाजिक राजनीतिक स्तर तक यह मैं जब एक घोषणा शब्द, चित्कार शब्द बन उठता है तो उसके भीतर से ही जोर देकर बेहिचक बोलते जाने की प्रभुत्व और पराक्रम भरी भंगिमा बढ़ती जाती है और उस चोर दरवाजे से फांसीवाद सामने आता है। फांसीवाद हमारे स्वभाव का एक अनियंत्रित चित्कार है। लगभग 125 साल पहले भारतीय पत्रिका में एक रचना छपी थी। उसका शीर्षक था चिल्लाकर बोलना। उसमें जिस साधु भाषा का प्रयोग हुआ था उसे बोलचाल की भाषा में बदल देने पर लगा मानो एकदम आज के इस समय को लेकर, इसकी समस्या को लेकर कोई कुछ कह रहा है। 125 साल पहले उस रचना के विभिन्न हिस्सों की कुछ पंक्तियों को आगे पढ़ें। आजकल सब लोग सभी विषयों पर चिल्लाकर बोलने लगे हैं। धीमे बोलना तो बिल्कुल समाप्त हो गया है। चरमराती घोड़ा गाड़ी जितना चलती नहीं उससे अधिक शोर करती है। उसके चक्के चरमर करते हैं, उसकी खिड़कियां झनझन करती हैं, उसका गाड़ीवान गालियां बकता रहता है, उसके चाबुक की आवाज़ कँपा डालती है। बंग समाज भी आज उसी चाल में चल रहा है। उसके इंच इंच अंग प्रत्यंग से शब्दों का कोलाहल फूट रहा है। दूसरा प्रश्न, कान ही अब हमारा एकमात्र लक्ष्य हो गया है। जरा देखो, बांग्ला के अखबार केवल शब्दों के प्रभाव से पाठकों के कानों पर दखल जमाए बैठे हैं। वे क्या कह रहे हैं इसके बारे में कभी सोचते भी नहीं। सिर्फ गला फाड़ना कम न हो जाए इसकी उन्हें फिक्र रहती है। कोई बात होने भर की देर है, बांग्ला अखबारों में महाचिल्लाहट मच जाती है। बात को ठीक से शायद समझना भी नहीं हुआ, अच्छी तरह से सुनना भी न हुआ, शायद उसके बारे में कुछ जानते भी नहीं, लेकिन यह जरूरी भी नहीं माना जाता। विषय को जितना कम जाना समझा जाए शायद उतना ही हो हल्ला कर चिल्लाने में सुविधा होती है। बताने की शायद जरूरत भी नहीं कि यह लिखा हुआ रविन्द्रनाथ का है। यह उन्होंने तब लिखा था जब उनकी उम्र 22 साल थी। बस गला फाड़ना कम न हो तो सब ठीक है। इस बात में आज 125 साल बाद एक अतिरिक्त मात्रा जुड़ गई है, क्योंकि अखबार के अलावा आज आकाशवाणी और दूरदर्शन भी हैं। वहाँ अलंकारिक अर्थों में नहीं, सचमुच में गला फाड़ना कम न करने की मानो प्रतियोगिता ही चल रही है। चिल्लाकर बोलना लेख में, सभाओं में
चिल्लाकर बोलना लेख में, सभाओं में, चिल्लाकर बोलना लेख में ये रविन्द्रनाथ का लेख है। भाषण देने के संदर्भ में इस प्रकार एक बात इस प्रकार कही गई है, वक्ता जब भाषण देने लगता है तब एक अति कष्टकर दृश्य उपस्थित होता है। अतिसार के मरीज की तरह उसके हाथ पांव में ऐंठन होने लगती है, गले की नसें फूल उठती हैं, दोनों आंखें बाहर निकल आती हैं। केवल सभाओं में ही नहीं, इस तरह के दृश्य आजकल हमें जगह जगह अक्सर देखने को मिलते हैं। देखने को इसलिए मिलते हैं क्योंकि एक माध्यम या दूसरे माध्यम की बात भी नहीं, टेलीविज़न के इस चैनल उस चैनल के बीच भी घोर प्रतियोगिता चलती रहती है। स्कूप या एक्सक्लूसिव के बाइट के नशे के चक्कर में उत्तेजना और भी बढ़ जाती है। खबर देने वाले और बहस करने वाले सोचते रहते हैं कि स्वर को ऊंचा और ऊंचा करने से सत्य को और भी बल मिलेगा। सुनने वाले के विवेक या बोध पर कोई आस्था न होने पर ही ऐसा होता है, या कि वक्ता को अपनी बात पर ही शायद उतना भरोसा नहीं होता, इसीलिए वे ऐसा करते हैं। शायद दोनों ही बातें सच हों। मन प्राण से जब कोई बात कही जाती है तब जो भी कहा जाए उसका अपना ही बल होता है। जब मन प्राण निष्पन्द हों लेकिन मुंह से बोलना पड़े तब चिल्लाकर बोलना पड़ता है, बढ़ा के बोलना पड़ता है। रविन्द्रनाथ ने लिखा है। चिल्लाकर बोलने के साथ फिर यहाँ बढ़ाकर बोलने की बात भी जुड़ गई, यानी अतियुक्ति। और वह बढ़ाकर बोलना सहज ही पहुंच जाता है बनाकर बोलने तक, यानी मिथ्याचार तक। वक्ता को तब समझाकर बोलने के बजाय वश में करने, मोहने की जरूरत पड़ती है, यानी हिप्नोटिज्म। यह तो सही हिप्नोटिज्म है, संदीप ने कहा था, घर बाहरे का। यही शक्ति ही पृथ्वी को जय करने वाली शक्ति है। यह सम्मोहन कोई उपाय या उपकरण नहीं। कौन कहता है सत्यमेव जयते, जय होगी मोह की। निखिलेश को बड़बोलापन, अतियुक्ति बर्दाश्त न थी, और संदीप का हथियार ही बड़बोलापन और अतियुक्ति थे। इसलिए उपन्यास में संदीप का प्रसंग आते ही हमें तूफान के झंझावात, बिजली की गड़गड़ाहट, बिजली पर बिजली चमकने की बातें सुनने को मिलती हैं। उसके दल बल के चित्कार से आसमान मानो टुकड़े टुकड़े होकर गिर पड़ता है। उसका स्वप्न जन समुद्र की लहरों के ऊपर डोलता रहता है, जिसके चारों ओर सिर्फ गर्जन और फेन है। अपने तर्क पर बल देने के लिए वह फर्श पर पैर पटकता है। कालीन में जमी ढेर सारी धूल अचानक ऊपर उठाती है, इसलिए इतना ठोकना पड़ता है, इतना शोर मचाना होता है। वह सत्य को नहीं चाहता, सत्य को वह गढ़ लेता है। गढ़ लेने के इस दम्भ, इस चित्कार के आसपास उन्मत्त एक दल इकट्ठा किया जा सकता है, जहाँ आत्म व्यक्तित्व जरूरी नहीं होता, और न जरूरी होती है अपने प्रति, और न सत्य के प्रति कोई निष्ठा या उन्मुखता। ऐसे में जो संपर्क बनता है वह किसी बोध के साथ बोध का नहीं, बल्कि यंत्र के साथ यंत्र का होता है। इस तरह के संपर्क या असंपर्क की बात सोच 4 अध्याय में उत्तेजित अंतो ने दिग्भ्रमित एला को कहा था। अंतो एक पात्र, अपनी शक्ति के प्रति भरोसे को शुरू में ही ऐसा तोड़ डाला गया था कि सभी लोग सरकारी कठपुतलियों के रूप में अपने को ढाल लेने को खुद ही राजी हो गए। सिर्फ 4 अध्याय या घरे बाहरे के घटनाकाल में नहीं, किसी भी राजनैतिक सामाजिक आंदोलन के महत्वपूर्ण क्षणों में इन बातों की सत्यता हमें बार बार देखने को मिलती है। हम देखते हैं कि परस्पर संपर्क के लिए किसी सुंदर राह की तलाश कम रहती है,
और तुरंत लाभ के ख्याल से व्यक्ति या दल का जोर आजमाना ही प्रधान हो जाता है। सिर्फ शेखी और अहंकार में कोई जोर नहीं, बेसुधी कोई फलदायी शक्ति नहीं होती। सत्य के आगे कोई जोर जबरदस्ती नहीं चलती। निखिलेश की तरह इन आत्मिक आस्थाओं में हम भरोसा नहीं रख पाते। यह नहीं कह रहा कि ये हमारी राजनीतिक सामाजिक समस्या मात्र है। घरे बाहरे जिस तरह एक ही साथ राजनीतिक भी है और गृह नैतिक भी, उसी तरह हमारी सारी समस्याएं कई स्तरों पर साथ साथ चलती रहती हैं। घर हो या बाहर, काम में हो या खेल में, एक के साथ दूसरे के संपर्क रचने में इस प्रभुत्व या ताकत ही से हम कदम कदम पर संचालित होते हैं। संपर्क का मतलब मात्र हो जाता है ओझल सी संपर्कहीनता। हाथ से हाथ थोड़ी दूर पे ही थम जाते हैं। बीच में सिर्फ शेखी और अहंकार वाली बातें ही रह जाती हैं। महानगरों की चकरघिन्नी में सिर्फ थकी मांदी व्यर्थ बेजान सी कुछ बातें घूमते रहती हैं। याद आता है आर्थुरो उई में ब्रेख्ट ने एक बार लिखा था, बातें करने की जगह यदि सिर्फ हम जरा सा काम कर सकते। शंखु घोष आगे उनका लिखते हैं, पश्चिमी जगत में किसी प्रकार की मामूली सी प्राप्ति पर धन्यवाद बोलने का रिवाज है। नहीं बोलना वहाँ कसूर माना जाता है। हालांकि अब पश्चिमी जगत कहने का कोई मतलब नहीं रहा। हमारे यहाँ भी यह एक कृत्य बन गया है। लेकिन उस शब्द का हम ऐसा भी उच्चारण कर सकते हैं, और अक्सर करते भी हैं, जिसमें केवल शब्द होता है, धन्य होने का भाव तो बिल्कुल ही नहीं। इसके उलट किसी शब्द के बिना भी हम अपनी कृतज्ञता प्रकट कर सकते हैं, अपने चेहरे, भंगिमा और अपनी आँखों के भावों से, अपने संपूर्ण शरीर की दीप्ति के साथ। रविन्द्रनाथ की कविता कणिका की 2 पंक्तियां इस प्रकार हैं। दया बोले के गो तुमी मुखे नाई कथा। दया कहती है, दया पूछती है, कौन हो तुम? तुम्हारे चेहरे पे कोई बात ही नहीं, तुम्हारी जुबान पे कोई बात नहीं। अश्रु भरा आँखी बोले आमी कृतज्ञता। दया बोले के गो तुमी मुखे नाई कथा। अश्रु भरा आँखी बोले आमी कृतज्ञता। केवल अश्रु भरा आँखी ही नहीं, शब्दहीन शरीर नाना क्षणों में अपने नाना तरह की भाषा ढूंढ लेता है। उच्चरित शब्दों के परे तब एक अलग तरह के संप्रेषण का बोध तैयार होता है। फिर ऐसा भी है कि शब्दों में भी घुले मिले रह सकता है वह अनुच्चरित बोध। कान ही हमारा एकमात्र लक्ष्य बन गया है। चिल्लाकर बोलना निबंध में यह आक्षेप है, और उसके काफ़ी दिनों बाद एकदम से विपरीत छोर पर फाल्गुनी नाटक में एक अंधे बाउल फकीर का नवयुवकों के एक दल के साथ एक संवाद इस प्रकार होता है। क्यों भाई, ठीक से ले जा सकोगे तो? ठीक से ले जाऊंगा। किस तरह? मैं जो पैरों के शब्द सुन सकता हूँ। कान तो हमारे भी हैं, लेकिन मैं तो सब कुछ से सुनता हूँ, सिर्फ कान से नहीं। इस सब कुछ से सुनने के लिए कभी कभी हमें प्रस्तुत होना पड़ता है, केवल कला के आस्वादन में नहीं, केवल प्रणय के मुहूर्त में ही नहीं, हमारे दैनंदिन जीवन में भी और हमारी सामाजिक चर्चाओं में भी। इसीलिए संप्रेषण के उद्देश्य से बरती जाने वाली हमारी सारी भाषा के भीतर हम
नीरवता का एक गुंजायमान आसपास बिखेरे रखना चाहते हैं, हर तरह की चिल्लाहट से परे, हर तरह के मैं पने से परे। और इसी तरह से हमारे किसी भी तरह के पारस्परिक संपर्क के बीच उस सब कुछ से सुनने के लिए हम अपने आप को उन्मुख किए रखना चाहते हैं। तब सिर्फ वाणी से हम संतुष्ट नहीं होते, हम में किसी को किसी और स्पर्श की आकांक्षा जगती है। यह कहने को जी करता है, हाथ बढ़ाना तो जरा। दो प्रसंग का जिक्र करता हूँ। शंखु घोष के पिता अपने आखिरी दिनों में अंधे, आंखों से बिल्कुल देख नहीं पाते थे, तो उनके यहाँ तो अच्छा पढ़ना उनको बहुत पसंद था। पढ़ना बंद हो गया, लोगों से बातें करना उन्हें बहुत अच्छा लगता था, बतियाना उन्हें बहुत पसंद था, लेकिन वो भी काफ़ी थम सा गया था। तो वो बैठे, कुर्सी पर बैठे, दरवाजे के बाहर बैठे रहते थे। किसी आगंतुक के आहट पे पूछते थे कौन है। जब वो अपना नाम बताता तो उसे पास बैठने को कहते, उसका हाथ पकड़ लेते, हाथ पकड़े बैठे रहते। ये प्रसंग उन्होंने उसी व्याख्यान में ये प्रसंग सुनाया भी था। और उसी के आखिर में शंखु घोष एक ऐसे नाटक के दर्शक थे जो उन्हीं का बयान हम पढ़ के सुनाते हैं। बंग संस्कृति सम्मेलन के तत्वाधान में करजन पार्क में एक नाटक खेला जा रहा था। ढलती शाम के वक्त खुली जगह में एक घेरा बनाकर कुछ लोग, जिनमें से कोई भी आंखों से नहीं देख सकता था, रक्त करवी नाटक में अभिनय कर रहे थे। बहुत थोड़े से दर्शक थे। पूर्ण रूप से अंधे लोगों के सुंदर अभिनय को देख नाटक खत्म होने पर दर्शक जब अपना उच्छ्वास प्रकट कर रहे थे, तब एक अद्भुत दृश्य उपस्थित हुआ। कतार में खड़े हो सभी कलाकारों ने फरियादी की तरह अपने दोनों हाथ बढ़ा रखे थे। वे क्या चाहते हैं, क्या कुछ चाहते हैं? उनके बीच एक जने ने कहा, आप सब लोग यहाँ आए हैं, लेकिन हम तो देख नहीं पा रहे। आप लोग अपने हाथों से अगर हम सबके हाथों को जरा छूते जाएंगे तो आपका अच्छा लगना हमारे भीतर तक पहुँचेगा, हम सबको अच्छा लगेगा। दर्शकों ने एक एक कर सबके हाथों पर हाथ रखा। किसी किसी की आंखें भी भर आईं। हम लोग जब सचमुच ही संप्रेषण चाहते हैं, हम लोग जब बातें करते हैं, तब हम ऐसे कुछ शब्द तलाशना चाहते हैं, ऐसे ही कोई बात करना चाहते हैं जो अंधे के स्पर्श जैसा एकदम अंतर तक पहुंच सके। शायद ऐसा कर नहीं पाते, फिर भी तलाशना तो पड़ता ही है। हर पल तलाशते जाना ही होता है शब्द के उस आंतरिक स्पर्श को। हाथों के स्पर्श का ऊपर जिन प्रसंगों का जिक्र किया गया है, उससे शंखु घोष की कविताओं की दो पंक्तियों की याद आती है। और उन पंक्तियों को सुनाकर ही आज मैं अपना बोलना बंद करूंगा, लेकिन उसका अनुवाद मैं नहीं करूंगा। अनुवाद इसलिए नहीं करूंगा कि ये भरोसा है कि आप सब उसे ग्रहण कर पाएंगे।
पंक्तियों को सुनाने के पहले मैं दो तीन शब्दों के अर्थ बता लेता हूँ। कोथाओ यानी कहीं, नहीं यानी नहीं। आप इन शब्दों को ख्याल रखें। पंक्तियों को जब सुनेंगे, मेरा विश्वास है आप कविता को पूरा ग्रहण कर सकते हैं, ग्रहण कर पाएंगे। थाकी मने रहना। কিছুই কোথাও যদি নেই তবু তো কজন আছি বাকি, আয় আরো হাতে হাত রেখে, আয় আরো বেঁধে বেঁধে থাকি। কিছু কোথাও যদি নেই, কিছুই কোথাও যদি নেই তবুও তো কজন আছি বাকি, আয় আরো হাতে হাত রেখে, আয় আরো বেঁধে বেঁধে থাকি। নমস্কার।